नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी इन दिनों चाहे मंत्री पद का बंटवारा हो, चाहे विभागों का बंटवारा हो, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने ढंग से, अपने मनमाने तरीके से अपने पास रखना चाहती है। तभी तो देखिए लगातार खबरें आ रही हैं, एकनाथ शिंदे नाराज है, लेकिन उनके नाराजगी के बावजूद भी कोई भी चीज एकनाथ शिंदे के मुताबिक नहीं हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी के हिसाब से हो रहा है। अब इसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि अजीत पवार जो हैं, उनकी भी एनसीपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अब अजीत पवार की नाराजगी की खबरें भी सामने आ सकती हैं कभी भी। आखिर क्या बीजेपी के भीतर रणनीति चल रही है? क्या विभाग ज्यादा जो बड़े विभाग हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग है, वो बीजेपी अपने पास रखना चाह रही है? जो ज्यादा मंत्री पद है वो भी अपने पास रखना चाह रही है? और तो और अब खबर ये भी आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि जो एकनाथ शिंदे कि जो जिस तरीके से लगातार जो दरकिनार किए गए हैं, किनारे लगाए गए हैं, उसमें आपको पता है सीएम पद के रेस से बाहर हुए, गृह मंत्रालय हाथ से गया। अब ये भी खबर है कि उन्होंने जिन मंत्रियों का नाम दिया था, मंत्री पद में जो विस्तार हुआ कि ये मंत्री होने चाहिए, उसमें से भी 3-4 नाम को कैंसल कर दिया है बीजेपी ने, ये खबर आ रही है। और नए चेहरों को मौका देने की बात की गई है, कुछ बड़े पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर रखने की बात खबर जो है वो निकल के आ रही है अभी तक। ऐसा ही अजीत पवार के साथ भी होता दिख रहा है। अजीत पवार की तरफ से जिन नामों को आगे किया गया था, वहां से कई बड़े नामों को, पुराने चेहरों को कैंसिल कर दिया गया। उन्हें मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट का भी बनेगा, विस्तार होगा, उसमें जगह नहीं दी जा रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ नए नाम दे दिए गए हैं, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक नए नाम जो कैंसिल किए गए हैं, नाम जिसमें कई सारे नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, वो भी अभी तक उन नामों पे ही पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये नाम कैंसिल क्यों किए जा रहे हैं। नए नाम तो देने की दूर की बात, अभी पुराने जो नाम सुनने में आ रहा है कि एक शिंदे ने तो दे दिए हैं, लेकिन अजीत पवार ने नहीं दिए हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं, जो उनके जो बीजेपी के आला कमान है, वो चाहते हैं कि इस बार अजीत पवार की पार्टी से कुछ नए चेहरे भी आए। पुराने जो हैं उनको अब इस बार मौका नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को झटका बैक टू बैक देने के बाद अब अजीत पवार का नंबर आया है। अब देखिए कि जिस तरीके से अमूल मिटकारी, जो कि बहुत बड़े मंत्री हैं अजीत पवार के एनसीपी के, उनका एक बयान आया था जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार को नहीं मिलता है तो ये महायुति गठबंधन का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात अमूल मिटकारी ने कही थी, और ये बात उन्होंने यूं ही तो नहीं कही होगी, क्योंकि वो बड़े मंत्री हैं और महाराष्ट्र की राजनीति और बड़े नेताओं से संपर्क पर रहते हैं। तो अमूल मिटकारी का ये बयान अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी है कि अजीत पवार को भी बीजेपी जो है कुछ हद तक कई सारी चीजें जो है वो नहीं देने वाली, जो वो सोच रहे हैं या जिस तरीके से वो मांग रहे हैं। तभी अमोल मिटकारी का ये बयान आया है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बड़े मंत्रियों के नाम एकनाथ शिंदे की तरफ से दिए गए थे, उसमें से 3-4 नाम कैंसिल हो गए हैं, नए नाम मांगे गए हैं और नए नाम एकनाथ शिंदे की तरफ से दे भी दिए गए हैं। और दूसरी तरफ अजीत पवार, जिनके कई बड़े मंत्रियों के नाम काट दिए गए हैं, नए नाम मांगे गए हैं। तो इसको लेके भी अब खींचतान शुरू हो गई है। अब खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो है उनकी तरफ से सब कुछ सॉर्टेड हो गया है। मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत जो है वो सुलझ गया है, विभागों को लेकर भी मामला सुलझ गया, ये खबर आ रही है। अब सुलझ गया है या एकनाथ शिंदे जो है वो झुक गए हैं अब बीजेपी के आगे, अब वो तो वही जानते होंगे कि सुलझने का मतलब तो ये होता है कि दोनों तरफ से इक्वल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और चीजों को समझा जाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो चाह रही है वो करते जा रही है, और एकनाथ शिंदे जो है उसके ताजा उदाहरण जो तमाम खबरें आई उनसे रिलेटेड, कि जिस तरीके से वो एक एक करके चीजें उनके नेताओं ने बयान दी है, लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि 132 सीटें जीतने वाली बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सहयोगियों को एक तरीके से दरकिनार करते हुए अपने मनमाने तरीके से विभागों का बंटवारा हो, चाहे मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, उस पर पूरी जो है दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। और एकनाथ शिंदे के बाद अब नंबर है अजीत पवार का। तो ये तमाम जो अपडेट्स है वो महाराष्ट्र से हैं। और आपको बता दें कि इसमें और एक एंगल निकल के सामने आ रहा है, जो जानकार कह रहे हैं, जो इस समय डिबेटेबल है महाराष्ट्र की राजनीति में, कि अगर एकनाथ शिंदे के मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो सरकार में कितने दिन रहेंगे। अगर अजीत पवार का अगला नंबर है, जिस तरीके से खबर आ रहा है कि अजीत पवार को भी लेकर के तमाम चीजें चल रही हैं, और जल्द ही उनके नेता जो है जिस तरीके से बयान आया है कि आने वाले समय में नाराजगी देखने को मिल सकती है, तो क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे क्या इतने मजबूत हैं कि वो अलग हट करके बीजेपी से कुछ नया गेम प्लान कर सकते हैं? या फिर ऑपरेशन लोटस की जो बात हो रही है महाराष्ट्र में, कि अगर ये दोनों कुछ और प्लान करते हैं तो बीजेपी के पास ऑलरेडी 132 सीटें हैं,
उन्हें 14 से 15 सीटों की ही मात्र जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये ऐसे में विधायकों को जो है वो तोड़ के अपने पार्टी में मिला लेंगे? क्या इतना भी गेम जो है महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है? इसकी उम्मीद इसलिए की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। साल 2022 में क्या कुछ हुआ वो आपको मालूम है। कैसे शिवसेना दो धड़ों में टूटी, कैसे एनसीपी दो धड़ों में टूटी, कैसे नेता जो है वहां से यहाँ आए, तमाम जो खींचतान देखने को मिली वो उदाहरण है कि आज के जमाने में भी, आज के समय में भी अगर ऐसी कोई राजनीति देखने को मिलती है तो महाराष्ट्र में कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो इसीलिए दो चीजें निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि अगर बीजेपी इसी तरीके से अपने मन मुताबिक विभागों का बंटवारा, मंत्रिमंडल का बंटवारा, सब कुछ अपने पास ज्यादातर रख रही है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे, अजित पवार के पास क्या बचता है? और जो बचता भी है क्या वो संतोषजनक है? अगर संतोषजनक नहीं है तो क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों मिल करके कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं? क्या इस पोजीशन में ये दोनों नेता हैं? क्या इतनी सीटें लेकर के वो बीजेपी को जो है वो उसका जो पूरा तेवर है, क्या उसको सॉफ्ट करने में ये दोनों कामयाब हो पाएंगे? या फिर बीजेपी अगर चाहे तो इन दोनों के साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है, जिसके बारे में आजकल आप डिबेट सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस, यानी कि जो तमाम जो थोड़े बहुत विधायकों की कमी है वो दूसरे पार्टियों से बीजेपी चाहे तो अपने पाले में ला सकती है और जो 14-15 सीटों का जो गैप है वो भी खत्म कर सकती है और अपने बलबूते जो है वो सरकार बना सकती है, जहां एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या मौजूदा सरकार को बनाना ही बीजेपी का एक लक्ष्य है? क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव भी है और आने वाले समय में बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे की जरूरत जो है वो बीजेपी को पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो मौजूदा स्थिति है, क्या बीजेपी सब कुछ अपने हिसाब से अगर करती जा रही है, आला कमान जिस तरीके से दिशा निर्देश दे रहा है, नाराजगी के बावजूद भी आज एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ है, मायावती के साथ है, और जो कुछ भी उन्हें दिया जा रहा है हो सकता है कि आने वाले समय में वो लेकर के चुपचाप से बीजेपी के साथ मायावती में बैठे भी रहे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम बीएमसी चुनाव भी मायावती के साथ गठबंधन में रह के ही लड़ेंगे। अब एकनाथ शिंदे जो है उनके तेवर तो नरम पड़ गए हैं। अब अजीत पवार की तरफ से देखना होगा कि जिस तरीके से अमोल मितकारी ने बयान दिया है, जिस तरीके से खबर आ रही है कि अब अजीत पवार के एनसीपी में हड़कंप है, क्या ये हड़कंप किसी अलग लेवल पे जाएगी क्योंकि शरद पवार से भी आजकल अजीत पवार मिल रहे हैं, या फिर एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार के भी तेवर जो है वो आगे चल के सॉफ्ट हो जाएंगे और जिस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में जो चाह रही है कि जिस तरीके से बड़ी पार्टी बन के उभरी है, उनका दबदबा रहा है, तो वो सब कुछ साफ देखने को आने वाले समय में मिल जाएगा। तो किस तरफ खेल बैठेगा, किस तरफ जाएगा, इसका जवाब जो है वो समय देगा और हमारी नजर बराबर इस खबर पर बनी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।